हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वन शॉट रिवीजन है और ये है बच्चों रोटेशनल मोशन। सो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। मैंने आज का सेशन जो है बच्चों पार्ट 1 नाम रखा है और कल का जो मतलब एक और जो सेशन होगा वो पार्ट 2 कहलाएगा इसका। रोटेशनल मोशन बच्चों है भी बहुत बड़ा टॉपिक, इसीलिए बच्चों मैंने इसका टेस्ट जो है सेम डे नहीं रखा है। आप लोग इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके ही इस टेस्ट को देना। सो रोटेशनल मोशन में बच्चों सबसे पहले आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों आप कितने कंफर्टेबल हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। इसका रिवीजन मतलब ये एक तरीके से मानो 30% होता है इसका रोटेशनल मोशन का ना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं कि व्हाई वी स्टडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों, अगर एक बॉडी है, हम उसका पढ़ते हैं बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। बॉडीज वगैरह का बच्चों जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, एक बॉडी मतलब एक सरफेस पे रखी हुई है और उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो और उसका मोशन हो रहा है। जनरली वी टॉक अबाउट दी ट्रांसलेशनल मोशन ओनली, ठीक है। ये इस तरीके का अगर कोई मोशन हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक फोर्स लगा था इस पे और उसकी वजह से ये एम मास की बॉडी जा रही होगी, यहाँ पे इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बच्चों हम किसी भी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स को उसके एक्सेलरेशन से रिलेट करते थे और एक्सेलरेशन हमें बताता था कि इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी जो कि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी पे के पास वेलोसिटी है तो आप बोलोगे मोशन में। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा होता था, जनरली बेशक मैंने ये ब्लॉक बनाया है, ठीक है ना, बेशक मैंने ये ब्लॉक बनाया है, बट बच्चों इसका मोशन जो है ना ट्रांसलेशनल तभी कहलाएगा जब इस ब्लॉक को मैं एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकूं। अब इसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर कब कर सकता हूं, जब इसका हर एक पॉइंट एक जैसा मोशन कर रहा होगा तो मैं इसको पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर लूंगा। अब तुम बोलोगे सर इसका हर एक पॉइंट जो है एक जैसा मोशन कैसे कर रहा होगा। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि जितना डिस्प्लेसमेंट इस वाले का होगा, मान लो ये ब्लॉक यहां से थोड़ी देर बाद तुमने इधर बनाया होता, ठीक है, तो तुम्हें पता है जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होता उतना ही उस वाले पॉइंट का होता, सबका डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तुम समझ पा रहे हो इस चीज में, तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो ऐसी मोशन को बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ओनली प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है। देखो बच्चों कोई भी मोशन हो ना, कोई भी मोशन, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जर्वर कौन है। तो बच्चों हमारा जो है ना, हमारा मतलब ऐसे केसेस में ना ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो देख रहा है कि एक लाइन के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रही है। अगर तुम उस बंदे को बच्चों यहाँ पे खड़ा कर दोगे ना, अब देख रहा बच्चों ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक ऑब्जर्वर ये हो गया, एक ऑब्जर्वर ये हो गया, इस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखोगे ना तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नहीं कहलाएगा R1 वेक्टर। इस वाले के रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या ये नहीं कहलाएगा बच्चों R2 वेक्टर। अगर ये थोड़ी देर बाद बॉडी इधर चली जाएगी तो इस वाले के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं। मतलब उस वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। उस वाले ऑब्जर्वर को पार्टिकल दूर या पास जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन इस वाले ऑब्जर्वर को तो अपनी गर्दन भी घुमानी पड़ेगी बच्चों। अगर बॉडी यहां पे आ जाएगी तो तुम इस मोशन को क्या बोलोगे, कौन सी मोशन बोलोगे। तुम्हें अगर याद हो बच्चों तो रिलेटिव मोशन में हम लोग यही बात करते हैं कि देखिए जी बिना ऑब्जर्वर के मोशन का कोई तुक बनता ही नहीं है, मतलब ना बिना ऑब्जर्वर के मुझसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो बेसिकली बच्चों पहले तो ये हमारे माइंड में ये चीज जो है बिठा दी गई है कि दिस इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हमने ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर लोगे ना तो रेक्टिलिनियर मोशन फॉर दिस ऑब्जर्वर विल बी रोटेशनल। इसको अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, नहीं घुमानी पड़ेगी। तो बच्चों ये तो ध्यान रखो कि मोशन को तुम सिर्फ बोलो ना कि रेक्टिलिनियर है, ये है, ये एक बार ये हमेशा इनकम्प्लीट रहता है अनटिल और अनलेस यू डिफाइन एन ऑब्जर्वर। ये वाली बात क्लियर होगी बच्चों। तो ये हमेशा बच्चों अनडिफाइंड रहता है। सो खैर मतलब हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते सिचुएशन को, हमें पता है कि हमारा ऑब्जर्वर वही है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन जो है इसे ट्रांसलेशनल मोशन बोल दोगे, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, आप इसको बोल दोगे। तो ये तो बच्चों ये वाली मोशन हो गई। तो इसमें तुम्हें पता होगा कि इस वाली ऐसी जो मोशन होती है ना, इन मोशन में हम ये लिखते थे कि F इजिकल टू एम इंटू ए आता था, ठीक है। नेट फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए के बराबर होता था। ये ए होता था बच्चों, ये डीवी डिवाइड बाई dt के बराबर होता था। वेलोसिटी को चेंज करता था, ठीक है, मतलब मोशन को चेंज करता था। बाद बाकी सारी की सारी चीजें बच्चों यहाँ पे ये होती थी। अब होता क्या है बच्चों कि कई बार जैसे कि मान लो कोई डिस्क है, ठीक है, अब वो घूम रही है। तो मान लो ये हो गई एक डिस्क और ये रोटेट कर रही है बच्चों ना। सो सपोज करो ये यहाँ पे इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हिंज कर दी और ये घूम रही है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली।
अगर तुम देखो ना तो इसमें हर एक पॉइंट का मोशन बच्चों अलग अलग हो रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, हर एक पॉइंट का मोशन अलग अलग हो रहा होगा। तो तुमने कहा, देखो बच्चों, तुम ऑब्जर्वर तो तुम अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हो, लेकिन होता क्या है कि हमें मोशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे इसमें हम ऑब्जर्वर कहीं भी मानते ना तो मोशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। हमें मोशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना बच्चों। हम क्या करेंगे कि अगर मुझे ये वाली मोशन स्टडी करनी है तो मैं अपना ऑब्जर्वर बच्चों कहां बिठा दूंगा, यहां पे। तो मैं अपना ऑब्जर्वर जो है बच्चों मैं एक्सिस पे बिठा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा, मतलब ना कि हाँ भाई एक ऑब्जर्वर आप एक्सिस पे मान लो। इस पर मानने से फायदा क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों ये एक्सिस जो है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट पे होगी। अगर चल भी रही है तो बच्चों तुम क्या करोगे, एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख लोगे और फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले आओगे, जिनको हम सीटीआरएम कहते हैं। तो सीटीआरएम मतलब कुछ नहीं, अगर तुम्हें ये समझ में आता है ना कि एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, तो तुम्हें मैंने हमेशा बताया कि अगर एक चलते हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तुम्हें पूरी मोशन पता है और तुम्हें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करना है, तो बच्चों एक काम करो कि जिसकी मोशन तुम्हें चलते हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पता थी, उस चलते हुए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन को ऐड करके तुम ग्राउंड फ्रेम में आ जाओगे। तो ये तो बहुत आसान काम है। मतलब मोशन को अगर आप किसी और के फ्रेम में देखो और फिर उसकी मोशन वगैरह को ऐड कर कर आके बच्चों तुम ग्राउंड फ्रेम में 2 मिनट में पहुंच जाओगे। तो बच्चों जब भी तुम एक्सिस पे जाके बैठ जाओगे ना बच्चों, जब भी तुम अपना ऑब्जर्वर एक्सिस पे मान लोगे, अगर एक्सिस रुकी हुई है तब तो तुम्हें रिलेटिव लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो उन केसेस को कहते हैं बच्चों रोटेशन अबाउट दी फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। जैसे आपने हिंज कर दिया किसी जगह को, जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे जैसे बच्चों ये है, ये घूम रहा है बच्चों यहाँ पे ना, इस तरीके से ये घूम रहा है। तो दिस इज द रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। लेकिन अगर देखो यहीं पे ये वाला मोशन हो जाए, मतलब ये घूम भी रहा है और जिसके अबाउट घूम रहा है वो चल भी रहा है, तो बच्चों ये सीटीआरएम कहलाएगा। इसी को बोलते हैं जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो अब इस वाली मोशन को मैं कैसे देखूंगा, तो मैं इसको तोड़ लेता हूं कि जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसके अबाउट देख लो, ठीक है। और फिर उस एक्सिस की रिलेटिव वाले फंडे लगा दो। अरे तुम्हें ये तो पता है ना, यहीं पे मैं रिलेटिव वाले फंडों को भी थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। देखो बच्चों, अगर तुमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। सो अगर तुम्हें ये पता है, दिस इज गिवन, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी, किसी को तुमने देखा ए के रेस्पेक्ट में, बी को तुमने देखा ए के रेस्पेक्ट में, लेकिन ए खुद चल रहा था, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे, अच्छा ये किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है, अगर तुम्हें उसी की वेलोसिटी पता है और उसके रेस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी पता है, मतलब ये भी पता है, तो तुम्हें अगर बी की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में पता करनी है, तो बी की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में पता करने के लिए तुम्हें क्या करना है, बस कि जो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में पता है उसमें ए की वेलोसिटी को ऐड कर देना है। सेम फंडा लगता है बच्चों एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अगर ए पता है तो उसमें एक्सेलरेशन ऑफ ए ऐड कर देना है, तुम्हारे पास बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना बच्चों, ये यहां पर कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? तो बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए पता है तो ए का एक्सेलरेशन ऐड कर लो और तुम्हारे पास बी का एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेम तरीके से बच्चों ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये वाली बात तुम लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने इस चीज को दिमाग में फिट कर लो बच्चों। देखो देखो, अगर मैं तुम्हें रोटेशन का पूरा वही रिवीजन कराऊं जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, जिस ऑर्डर में पढ़ाया, तो फिर उससे रिवीजन नहीं कहते, ठीक है ना। फिर तो तुम नोट्स जाके रिवाइज कर लो। मैं तुम्हें ओवरऑल तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें पता है कैसे कैसे केसेस होते हैं। अब उन केसेस को अपन कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये लफड़ा होता था। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम किसी भी चलते हुए फ्रेम में, अगर तुम्हें कोई वेलोसिटी, किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है और तुम ग्राउंड फ्रेम में पता करना चाहते हो उसकी मोशन को, क्योंकि जनरली हमारा जो मेन इंटेंशन होता है वो होता है ग्राउंड फ्रेम में बात करना, ठीक है। तो अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में पता करना चाहते हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके रेस्पेक्ट में पता है उसकी वेलोसिटी अगर तुम्हें पता है और जो वेलोसिटी तुमने रिलेटिव वाली फाइंड की है, उनको वेक्टोरियल ऐड कर करा के काम खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। पहले तो ये चीज समझो। सो बच्चों कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो ये कोई पहिया है या कोई भी डिस्क है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, इट इज रोटेटिंग, और ये एक्सिस कौन सी जिसके अबाउट ये घूम रहा है, या एक्सिस आपको दे ही रखी है जिसके अबाउट घूम रहा है। अच्छा इसमें कोई परेशानी होगी क्या कि ये किसके अबाउट घूम रहा है? बच्चों जनरली तो तुम लोगों को समझ में आ जाता है। जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है बच्चों, तो पंखा तो अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। और तुम कहो दरवाजा, तो बस दरवाजा जहां हिंज हो रखा है ना, दरवाजा जैसे तुम घुमाते हो तो हिंज के अबाउट घूम रहा है दरवाजा। अब तुमने बच्चों कोई कीज ली तुमने ऐसे करके ना, और
तो मैंने इनको घुमाना चालू कर दिया ऐसे करके ना, इनको ऐसे घुमाना चालू कर दिया, तो तुम्हें पता है कौन सी एक्सिस है, किसके अबाउट ये घुमा रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है बच्चों, तुम ना, तो तुम्हें पता है एक्सिस कौन सी है, ठीक है। तो एक्सिस पता होने से, अब एक्सिस जरूरी नहीं, अब जैसे यही बताता हूं मैं तुम्हें ना, अब जैसे श्री कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वो उंगली के अबाउट घूमता रहता था, तो उसकी उंगली एक्सिस हो जाती थी। अब जैसे बच्चों मैं ये इसको यहीं पे घुमाता रहा हूं, ठीक है, ये घुमा रहा हूं, तो मतलब जनरली खैर मुझे इसको घुमाने के चक्कर में इसकी एक्सिस को थोड़ा सा हिलाना पड़ रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो ये इसका जो मोशन हो रहा है वो इस वाली एक्सिस के अबाउट हो रहा है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे लेके जाने चल जाऊं, तो अब जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा था बच्चों, वो एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा। जैसे ट्रेन में पंखा लगा हुआ है, अगर ट्रेन रुकी हुई है और तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, तो पंखा तुम्हें घूमता हुआ दिखाई देगा, पंखे की जो एक्सिस है वो रुकी हुई दिखाई देगी, लेकिन ट्रेन जरूर जस्ट चलना स्टार्ट कर दी। रेलवे स्टेशन में बंदा खड़ा है, उससे तुमने पूछा कि भाई पंखा तेरे को कैसा चल रहा है, तो पंखा जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है दैट एक्सिस इज मूविंग। कार का पहिया होता है, कार का पहिया अगर तुम कार को वो करते हैं ना, लिफ्ट कर देते हैं उससे, ठीक है, जैसे पंचर वंचर हो जाता है, अगर तुम वहां पे खड़े उसे लिफ्ट करके अगर कार को एक्सेलरेट करोगे, कार का पहिया अपनी जगह पे घूमता रहेगा। तुम बोलोगे कार का पहिया जिस एक्सिस का आउट घूम रहा है दैट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर तुमने कार को छोड़ दिया और कार चल रही है, तो कार जिस एक्सिस का आउट पहिया घूम रहा है दैट एक्सिस इज इन मोशन। तो ये पहले तो मोशन को समझो बच्चों। सो बच्चों जब भी रोटेशनल मोशन होती है ना, रोटेशनल मोशन, तो उसमें कोई ना कोई एक्सिस होती है जिसके अबाउट मोशन जो है प्रॉपर्ली दिख रहा होता है, ठीक है भाई। तो हम क्या है कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। वैसे तो बच्चों तुम कोई भी एक्सेस ले सकते हो बॉडी के ऊपर, मतलब, पर ज्यादातर अच्छा रहता है कि भाई जो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है उसके अबाउट बात करो ना, क्यों उसको कॉम्प्लेक्स करना सिचुएशन को। जैसे ये वाला मैंने बताया तुम्हें, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं मैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये व्हील जो है ना, यहाँ पे तुमने एक होल कर रखा है और दिस व्हील इज रोटेटिंग। तो बच्चों अगर ये व्हील रोटेट कर रहा है तो फिर तो मैं इसी के अबाउट बात करूंगा ना, किसके अबाउट, इसके अबाउट। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे को पता है, ठीक है। अगर ये मोशन में होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, रिलेटिव का फंडा लग जाता। अब होता क्या है बच्चों कि इसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं अलग अलग बॉडी के पॉइंट में, क्योंकि बॉडी का हर एक पॉइंट अलग अलग टाइप की मोशन कर रहा होता है। जैसे इसमें तो हमने सीधा मान लिया कि भाई एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ मोशन, तो हम इसको पॉइंट मास मान लेते थे, ठीक है। तो अगर तुम बात करो ना, अगर तुम बच्चों बात करो रेक्टिलिनियर मोशन हो, कार वगैरह के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन कार का भी हम क्या करते थे, पॉइंट मान के उसको मोशन को एक्सप्लेन कर देते थे। तुम प्रोजेक्टाइल मोशन, तुमने बॉल भी फेंकी ना, तो बॉल को भी तुम जो है पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे। वर्क पावर एनर्जी या कोई भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कार ऐसे टर्निंग ले रही है, हम उसको पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे, क्योंकि हम उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की मोशन को सेम कंसीडर करके चल रहे थे अभी तक ना, तो हम सारे मोशन पॉइंट मास कर रहे थे। फिर हम बच्चों एंट्री लेते हैं सेंटर ऑफ मास में। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास में गए ना, तो सेंटर ऑफ मास में बच्चों पहली बार हमारा पाला पड़ा मोर देन वन पार्टिकल के सिस्टम से। वहां पे फिर हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ना चालू किया, फिर हमने देखना चालू किया कि ठीक है, अब उसमें भी बच्चों ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट मास ऐसे भाग रहे हैं, तो इनको एक बॉडी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इन पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। फिर सेंटर ऑफ मास के बाद एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी डिफाइन की जिसमें पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। इसीलिए बच्चों रोटेशनल मोशन का दूसरा नाम पड़ा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो बच्चों रिजिड बॉडी डायनामिक्स उन सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होता है जिनके पॉइंट, अगर जिनके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज ना हो। हम एक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं विच इज अ रिजिड बॉडी, मतलब यहां पे पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, मतलब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला पॉइंट कभी भी उसकी तरफ आ ही नहीं सकता या उससे दूर जा ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले तो इस पर आएंगे दोबारा हम लोग जो है, पहले तो मैं तुम्हें पूरा बेस बना के समझा रहा हूं। तो बच्चों मैंने कहा कि रोटेशन में वी टॉक अबाउट रिजिड बॉडीज, ठीक है। हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रिजिड बॉडी में क्या कंडीशन होती है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज फिक्स्ड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, any 2 points of the body, any 2 points of the body, of the body is fixed, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो बच्चों, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चे, फिक्स है। तो बच्चों होता क्या है कि अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, कोई दूसरा पॉइंट अगर लूंगा ना बच्चों, तो ये ले लिया मतलब विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट में बात कर रहा हूं, इसको ए बोल देते हैं। तो बच्चों ये बी वाला जो पॉइंट है ना, बी वाला पॉइंट, वो कभी भी इसकी तरफ नहीं आ सकता, इससे दूर नहीं जा सकता, मतलब बी का अगर मोशन होगा तो वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे आएगी, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी वाला घूमेगा,
अब अगर एक पॉइंट है बच्चों सी यहाँ पे, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि ना तो बी और सी का डिस्टेंस चेंज हो सकता है, ना ये चेंज हो सकता है, ना ये चेंज हो सकता है। तो ये वाला बच्चों ऐसे जा रहा होगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब आप ये कह सकते हो कि अच्छा क्या ये ट्रायंगल का शेप चेंज हो सकता है? नहीं, मतलब ये वाली लाइन जितना घूमेगी उतना ये घूमेगा। मतलब ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और सेम बच्चों वाइस वर्सा ट्रू होता है, इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ द बॉडी। सो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि पहले तो रिजिड बॉडी में अच्छी बात ये होती है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बात करो, you'll get the same ओमेगा सेम अल्फा, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि बच्चों कोई आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस ही लेनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा आसान हो जाती है प्रॉब्लम अगर आप कोई सिमेट्री एक्सिस ले लेते हो, जैसे ये वाली। ऐसा नहीं कि आप इसको किसी और एक्सिस के इसकी मोशन को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम क्यों जाए बच्चों मोशन को कॉम्प्लिकेटेड करने? मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तो रैंडम पॉइंट लिया, ए के रेस्पेक्ट में बी को देखा, उसी ओमेगा से घूम रहा होगा जितने से सी वाला ए के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, या कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूं, अच्छा ये बताओ मेरे को कि ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ये जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस आर बी ए। हाँ भाई, ओमेगा तो ऐसे डिफाइन करते ना, इसको रोक दिया तुमने, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पता है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा ऐसे डिफाइन होता है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम ये बोलोगे सर बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखो। तो क्या तुम्हें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होता है वो माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है, नहीं होता है? ये भी रिलेटिव में पढ़ते हैं हम लोग जो है कि भाई बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर बी को ए वाला इधर आता दिखाई दे रहा है तो ए को बी वाला उधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर तुम बी के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे आ जाएगी, तो ये इसका ओमेगा ऐसा आ जाएगा, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये सेम नहीं आएगा? अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय डी, मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम ही आएंगे दोनों के। लो, तो बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम होता है, अल्फा सेम होता है, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? तो यहाँ पे ये वाली बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो मैंने कहा कि वैसे तो रोटेशन में बच्चों तुम्हारे पास अनाप शनाप वो होते हैं, मतलब ना कि तुम इस एक्सिस के अबाउट भी बात कर सकते हो, तुम इस एक्सिस के अबाउट भी बात कर सकते हो, लेकिन भाई हम तो सबसे इजी वाली तरीके से करेंगे ना क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे आगे जाके तुम बच्चों रोलिंग मोशन पढ़ोगे, तो रोलिंग मोशन में तुम लोगों को सबको पता है कि सर कभी भी तो हम वो कॉन्टेक्ट वाली एक्सिस को ले लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, जो ग्राउंड के साथ जिस पे मतलब हम स्लिपिंग वाली कंडीशन लगा रहे होते हैं, नो स्लिपिंग वाली कंडीशन जिस पे लगा रहे होते हैं। कभी हम सेंटर के बारे में बात करते हैं, तो भाई वो बॉडी के ही पॉइंट है, हम कर सकते हैं उसमें उसमें ओमेगा और वो अल्फा सेम रहने वाला है, इसलिए हम कर पाते हैं उनके बारे में बात, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम उनके बारे में बात कर पाते हैं, मतलब अल्फा और ओमेगा मतलब वहां ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। पहले तो मुझे बताओ कि ये जो पूरा मैंने तुम्हें पूरा का पूरा जो रिकॉल करवाया है, पूरा रोटेशन का जो ये फंडे जो मैंने तुम्हें समझाए हैं, ये वाली बात तुम्हें समझ में आई कि बॉडी जो है ज्यादा परेशान नहीं करेगी अगर तुम ओमेगा अल्फा किसी और पॉइंट का अबाउट डिफाइन करना चाहते हो तो, ठीक है। हाँ, अब बात आती है बच्चों, तुमने कहा कि सर तो फिर ये रोटेशनल मोशन होता क्या है? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अब अपन जो है ना, देखो अब तुम्हें ये तो डर खत्म हो गया कि तुम जो है ना बच्चों एक चीज समझ लो, ये एक्सिस मोशन में भी आ जाए ना, जैसे सीटीआरएम बोलते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, अगर ये एक्सिस मोशन में भी आ जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करनी है। तो पहले हम एक्सिस के अबाउट बात कर लेंगे और फिर हम बच्चों उसकी मोशन को लगा देंगे, ठीक है। तो हमें वो वाली भी केस एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अब तुम ये बोलो कि सर आप तो मेरे को चलो ये बताओ, चलो ठीक है वो मेरे को समझ में आ गया, ज्यादा से ज्यादा एक्सिस का मोशन क्या होगा, एक्सिस या तो सर्कुलर मोशन कर रही होगी या एक्सिस ट्रांसलेशन मोशन कर रही होगी, ठीक है। चलो वो तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप मुझे बताओ कि ये मोशन होगा क्या, मतलब मैं इस बॉडी के मोशन को बोलूंगा क्या? क्या मैं इस बॉडी को चलता हुआ बोलूंगा? क्या इस बॉडी के बारे में मतलब लाइक ओवरऑल मुझे क्या बोलना चाहिए इस बॉडी को? तो बच्चों इसका जो मोशन है ना, अब ये एक्सिस बच्चों रेस्ट पे है, ठीक है, दिस एक्सिस एट रेस्ट, तो मैंने अपना ऑब्जर्वर एक्सिस पे ले जाकर बिठा दिया। तो मान लो कि तुम बैठे होते बच्चों, तो मैं तुमसे बोलता कि डिस्क के हर एक पॉइंट के बारे में बताओ, क्या डिस्क का हर एक पॉइंट एक ही तरीके की मोशन कर रहा होता? भाई देखो नेचर अगर कहते तो कहते कि सर सर्कुलर कर रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि डिस्क का कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे ना बच्चों, जैसे तुमने ये वाला पॉइंट उठाया या तुमने बच्चों ये वाला पॉइंट उठाया यहाँ पे ना ये वाला, तो अगर ये पॉइंट ए लिया या ये वाला पॉइंट बी लिया, तो तुम इसको ए को देखोगे तो ए इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा, बी वाला बच्चों इस, क्योंकि देखो तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ है और तुम्हें पता है जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पे होता है। अब ए जो है बच्चों ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, अब तुम्हें ये भी पता है कि हर एक पॉइंट का ओमेगा तो सेम होता है, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ए का जो ओमेगा होगा वही ओमेगा बी का होगा,
लेकिन ए की डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी ऑफ ए कम आएगी और वेलोसिटी ऑफ बी बच्चों ज्यादा आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें? मतलब v की वेलोसिटी इस मूवमेंट पे ज्यादा आएगी, मैग्नीट्यूड जो है। तो तुमने कहा कि सर मोशन तो ये भी सर्कुलर कर रहा होगा, ये भी सर्कुलर कर रहा होगा, इसकी रेडियस, क्योंकि देखो इससे इसका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के दो पॉइंट है बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ना ये चेंज होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट की मजबूरी है कि दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस। दोनों की मजबूरी है बच्चों कि उनको सर्कुलर मोशन इस वाली एक्सिस के अबाउट ही करना पड़ेगा। करेंगे या नहीं करेंगे भाई दोनों के दोनों सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस। अब जब अगर मुझे किसी भी मूवमेंट पे इस वाले पॉइंट के बारे में बात करना है, एक ए के बारे में बात करनी है, मैं तुमसे बोलूं कि बताओ बच्चों मेरे को तो तुम ए के बारे में बता दो, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगा क्या वो विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या वो ओमेगा इंटू आर ए के बराबर नहीं आएगा? अगर मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, तो ओमेगा इंटू आर बी के बराबर नहीं आएगा कि बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होंगे, तो तुम बच्चों सीधा बोलना एक चीज, देखो जी सर्कुलर मोशन में ना सर आपने उस दिन मेरे को ना बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो तुम ये बोलोगे कि सर अब मुझे ये बता दो कि क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं? क्या तुम ये वाली बात पूछोगे नहीं पूछोगे? हाँ भाई ये वाली बात पूछोगे नहीं पूछोगे कि ए और बी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? यही होगा अगला क्वेश्चन। चलो वेलोसिटी तो मैं बता दूंगा, आप मेरे को ओमेगा बता दो, वेलोसिटी मैं बता दूंगा। अब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये कैसे पता चलेगा? तो वो उसके लिए तुम्हें चाहिए बच्चों अल्फा, ठीक है ना? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए तुम्हें अल्फा। तो मान लो अगर इसका अल्फा भी दे रखा है तो अब तुम बोलोगे सर अब ना, अब देखो इस वाले पॉइंट के अगर बारे में तुम बात कर रहे हो ना, तो इस पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होंगे। फिर समझ गए कहानी? समझ में आ गई तुम्हें? इसके पास सेंट्रीपिटल होगा और इसके पास टेंजेंशियल भी होगा। ये अल्फा इंटू आर ए के बराबर होगा और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ए के बराबर होगा। और अगर इस एक्सिस के पास कोई एक्सेलरेशन हुआ तो तुम्हें अगर इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करना है तो वो एक्सिस वाला भी ऐड करना पड़ेगा जो सीटीआरएम में करते हो। वो पहिया जो है ना, पहिया घूमते घूमते आगे जब जा रहा होता है, अगर पहिए के सेंटर का एक्सेलरेशन है तो फिर हम वो भी ऐड करते थे, याद आया? तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ए, तो तुम समझ गए कि अगर मुझे किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता करनी है तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना सबसे ज्यादा आसान होगा या नहीं होगा? क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? क्या मैं ये सब कुछ लिख सकता हूं बच्चों? हाँ जी, अब बताओ मेरे को यहां तक कि क्या ये तुम्हें क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो मोशन तो मेरे को काइनेमेटिक्स समझ में आ गई होगी तुम्हें अब बॉडी की ना। अब बॉडी की तुम्हें काइनेमेटिक्स समझ में आ गई। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हें बोला कि देखो भाई ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट है, दिस इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, and this point is moving with 4 meter per second. This length is 3 meter. Find the velocity of the A और B हो गए ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुमसे, find a velocity of a point. Find velocity of a point at 1 meter from ए वाले एंड से अगर 1 मीटर डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा ना बच्चों, उस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तुम्हें। ए वाले से 1 मीटर डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी बता दो जल्दी से, ठीक है। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है बच्चों? प्योरली नहीं, दिस बॉडी विल बी रोटेटिंग। कोई भी देख लो तुम, बी के रेस्पेक्ट में देख लो, एक ही वेलोसिटी आ रही होगी, यस, तो नाउ इट इज रोटेटिंग। तो रोटेट तो कर रही होगी बच्चों। क्या ये सीधी सीधी चलेगी क्या? ऐसे कैसे ऐसे सीधी नहीं। अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर होती तो फिर इसमें बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता फिर तो ये, ठीक है। रोटेशनल मोशन है बच्चों, तो इसके अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आएगी, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या आएगा इसका। अरे बहुत आसान है बच्चों, पता है, तुम तो बी वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर लो, ठीक है, कौन सा कोई भी पॉइंट पकड़ लो विद रेस्पेक्ट टू बी। मुझे ये बताओ कि अगर तुमने बी को रोक दिया तो बी के रेस्पेक्ट में क्या ये बॉडी प्योर, मतलब बी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? तो तुमने बी को रोक दिया, 4 मीटर पर सेकंड इधर ऐड कर दोगे,
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास? दैट कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? तो बी के रेस्पेक्ट में क्या इसका ओमेगा आएगा? नहीं आएगा? ओमेगा ऑफ बॉडी, और वो बच्चों बॉडी का ओमेगा कहलाएगा। तो मैं ओमेगा मतलब ये नहीं कि ओमेगा ऑफ ए ही लिख रहा हूं, ये पूरी बॉडी का ही कहलाएगा। ओमेगा ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा बच्चों? 6 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकंड। मतलब अब मुझे ये पता लग गया कि बी के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट ऐसे घूम रहे होंगे। तो यहां से बच्चों 2 मीटर की हाइट में जो पॉइंट होगा, 2 मीटर की हाइट में जो पॉइंट होगा बच्चों, इसको सी बोल देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या आ जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये ओमेगा इंटू 2 के बराबर आएगा? नहीं आएगा? मतलब 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा? नहीं आएगा? लेकिन ध्यान रखना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। सो वेलोसिटी ऑफ सी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस का वेलोसिटी ऑफ बी, ये होगा। बस इतना और लगा देना। तो देखो इसकी वेलोसिटी भी इधर है और ये भी इधर ही आया, तो 6 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। तो काम खत्म। 6 मीटर पर सेकंड बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या तुम बच्चों वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन ये सब लिख लोगे? अच्छा बच्चों, इसमें एक पंगा हो जाता अगर तुमसे मैं बोलता कि बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ना ए वाले पॉइंट का, या कुछ और पूछता मैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में तो मार खा जाते। पता है क्यों मार खा जाते आप? एक्चुअली क्या है कि बच्चों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पे कोई नीचे कोई पॉइंट होगा, उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है ना बच्चों, इट इज एन एक्सेलरेटेड पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर कर रहा होगा बच्चों किसी एक नीचे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बच्चों इसका अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में लगा देते ना, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना बच्चों ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ना, ठीक है, वो चीज एक अलग हो जाती। तो ये यहां तक बच्चों समझ में आया तुम्हें? अब बात आती है बच्चों, तुमने कहा कि सर ठीक है, ये हमें काइनेमेटिक समझ में आ गई, हम वेलोसिटी वगैरह पता कर लेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह पता कर लेंगे, ये सब कुछ पता कर लेंगे, वो ऐड करना पड़ेगा ना ये। अरे तूने ये जो ओमेगा पता किया है वो बी के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो मतलब तुझे पता है कि बी के रिस्पेक्ट में दिस पॉइंट विल बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी लिख रहा है, कितनी? ओमेगा इंटू दिस, 4 आ गई। पर बी पॉइंट खुद रुका हुआ थोड़ी है, तो तुझे तो सी की वेलोसिटी पूछी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द एंड ए। तो वो बेसिकली तुझे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बी के रिस्पेक्ट में आई है उसमें बी की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहां तक? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ 4 ऐड होगा, यस 8 होगा, 8 आएगा बच्चों ना, सॉरी मैं गलती से ध्यान नहीं दिया उसकी तरह। 8 आएगा। डन बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब बात आती है कि सर मान लो ये कोई बॉडी है, मैं इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूं। हाँ भाई, मैं इस बॉडी को बच्चों इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूं। तो जैसे कोई ब्लॉक था, मैं उसको चलाना चाहता था, तो मुझे क्या लगाना पड़ता था बच्चों? उसमें फोर्स लगाना पड़ता था। फोर्स से आता था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को चेंज करता था, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 से थोड़ी देर बाद आने लग जाती थी, एक्सेलरेशन आता था। अब इसको घुमाना चाहता हूं, मतलब मैं इसको ओमेगा देना चाहता हूं। तो बच्चों ओमेगा चेंज होता है अल्फा की वजह से, डी ओमेगा बाई डी टी। इसके लिए मेरे को चाहिए बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ये चाहिए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों कौन, इसका कॉज क्या होता है, ये कहां से आता है? ये है गिवन बाई टॉर्क। अब बच्चों ये टॉर्क से आता है, और इनका एक रिलेशन होता है बच्चों, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एन एक्सिस इनटू अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। जिस भी एक्सिस में आप इंटरेस्टेड हो ना बच्चों, उस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत होती है टू फाइंड दी, मतलब अब तुम्हें समझ में आया क्या रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे F इक्वल टू एम ए लगा के आप एक्सेलरेशन पता कर ले, तो एक्सेलरेशन से पता लग जाता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी, मतलब मोशन कैसे चेंज हो रही होगी। तो दैट वाज द ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन द रोटेशनल मोशन, घुमाने वाली मोशन। तो घुमाने वाली मोशन के लिए उसे, घुमाने वाली मोशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से। तो अब तुम्हें ओमेगा का पता करना है, सोर्स क्या है, मतलब कौन सी चीज है जो ओमेगा को चेंज कर सकती है। तो तुम्हें पता लगा कि ओमेगा डिपेंड करता है, मतलब ओमेगा चेंज होता है अल्फा की वजह से। और अल्फा कहां से आता है? अल्फा के सोर्स होता है बच्चों टॉर्क। जैसे एक्सेलरेशन का होता है फोर्स, अल्फा का होता है बच्चों टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है बच्चों, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो
आई की वैल्यू बच्चों हमें अलग अलग एक्सिस के आउट पता करनी पड़ती है, जिससे कि हम बता सके कितना टॉर्क लगा के मैं इसको कितना अल्फा दे पाऊंगा। ये मास की तरह बच्चों ऐसा नहीं कि मास की तरह जैसे एक बॉडी का मास फिक्स वैल्यू है, लेकिन आई बच्चों फिक्स वैल्यू नहीं होती। आई एक्सिस पे डिपेंड करता है, फलानी एक्सिस ढिकानी एक्सिस, इनके अबाउट बॉडी जो है इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके होगी। ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? पूरी पूरी कहानी जो है, ठीक है, ये पूरी कहानी समझ में आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, ठीक है। ओके, तो अब आती है बात बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अच्छा, और क्या रिक्वायरमेंट है इस अल्फा की? बच्चों अगर तुम्हें ए और बी का एक्सेलरेशन लिखना है तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो अल्फा पे डिपेंड करेगा, तो अल्फा की रिक्वायरमेंट बच्चों यहां भी है, ठीक है ना, अल्फा की रिक्वायरमेंट यहां भी है। खैर, अब अपन बात करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होता है। ये पूरी कहानी समझ में आई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पहले तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि दिस इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस, ठीक है। और जैसे अगर मुझे सबसे पहले अगर किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई बच्चों, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस वाले पॉइंट मास का, एम मास आर डिस्टेंस, आई अबाउट एक्सिस कितना आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सब लोगों को पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इतना होता है। अब बच्चों मैं पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं कि मैं बताऊं तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 पॉइंट मास होंगे, ये होगा वो होगा। भाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो पॉइंट मास की, एम इंटू आर स्क्वायर करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। पॉइंट मास में तो बच्चों मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। एक बॉडी के बारे में जरूर बात कर सकते हैं कि मान लो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस वाली एक्सिस के अबाउट बच्चों तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और ये है कोई बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है बच्चों। आप लोग बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए क्या करोगे, इस पे एक लोगे छोटे छोटे से एलिमेंट। तुमने कहा कि सर ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने ना एट अ डिस्टेंस आर, आप लिखोगे बच्चों इसका मास हो गया डीएम, आप लिखोगे डीआई पहले, और डीआई आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास डीएम इंटू आर का स्क्वायर, और इसका करना पड़ेगा बच्चों आपको इंटीग्रेशन टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। बस दिस इज द वे वी सॉल्व द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आपको याद रखने हैं और उनको डायरेक्ट आप लोगों को यूज करना है। क्या है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड हो गया बच्चों एक तो, ठीक है। तो उसके कौन कौन से टाइप है बच्चों वो सारे मैं बता देता हूँ आपको ना, जो याद रखने हैं बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, एक बार अपने डेरिवेशन अपनी नोटबुक में जाके देख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, जो भी आपसे आ सकते हैं बच्चों वो सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ एक्सेस होती है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जैसे ये वाली ये जो है एक एक्सेस बच्चों यहाँ पे होती है जो एंड से पास हो रही होती है, ठीक है। एक मिड पॉइंट से पास हो रही है, इसको बोल रहा हूं बच्चों मैं आई थ्रू एंड, आई थ्रू मिड पॉइंट। तो आई थ्रू मिड पॉइंट जो होता है ना बच्चों, दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। आई थ्रू एंड जो होता है ना बच्चों, दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है। एंड और मिड पॉइंट वाली पता लग गई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों रॉड नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई परेशानी? कोई डीएम मास लेके डीएम इंटू आर का स्क्वायर मतलब डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो, काम खत्म। ओके, और होता है बच्चों इसमें, अब मान लो जो एक्सिस है वो ऐसे दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों एक्सिस जो है, एक्सिस और रॉड के बीच में ये एंगल है इस तरीके का ना, दिस एंगल इज थीटा। अब इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अपन को ना, एम मास आई अबाउट एक्सिस बच्चों पता कितना है इसका, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3 के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों रॉड का इस वाली एक्सिस का और इस वाली एक्सिस का और ये वाली। इसी में बच्चों कुछ इनके भाई बंधु होते हैं, और वो होते हैं बच्चों जैसे कोई शीट है, उसका इस वाली एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर से पास होने वाली वो एक्सिस का आउट, कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो कुछ नामकरण कर रहा हूं मैं, पहले इसको बोल रहा हूं मैं I1, इसको बोल रहा हूं बच्चों मैं I2, इसको बोल रहा हूं मैं I3, इसको बोल रहा हूं मैं I4, इसको बोल रहा हूं मैं I5। इतनी सारी एक्सेस है बच्चों, इनके अबाउट अगर उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी पूछा जाए, I1 पता करने के लिए इसको कंप्रेस कर देंगे बच्चों, रॉड बन जाएगी, I1 आ जाएगा बच्चों M, ये
L दे रखा है यहां से यहां तक, और ये बच्चों B दे रखा है ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अगर तुम्हें ये पता करना है I3 mb स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो मैं I2 पता करना है ये मिड पॉइंट से, तो फिर भी इसको ऐसे कंप्रेस एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस कर देंगे, तो I2 ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो मैं बच्चों ये I4 पता करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर ये और ये वाली एक्सिस, तो ये बच्चों I1 प्लस का I3 के बराबर हो जाएगा। तो मैं I5 पता करना है, एक एक्सिस ये ले लेना, एक एक्सिस ये ले लेना, m l स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और ये आ जाएंगे तुम्हारे पास सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये और ये बच्चों एक साथ कवर हो जाते हैं। रॉड वाले समझ में आए? इंटीग्रेशन वाला कर लोगे, इंटीग्रेशन वाला अगर मैं ना कराऊं तो ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों यहां से तुम्हारा इस तरीके से खत्म, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों रिंग, डिस्क, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, यही कर लेंगे उनको भी ना, सारे के सारों को। तो यहाँ पे आ गया बच्चों रिंग का, डिस्क, स्फीयर, दोनों स्फीयर एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हो गया बच्चों रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो ये एक्सिस होती है, इसमें भी होती है ये वाली, तो एक टेंजेंशियल होती है, इसमें भी टेंजेंशियल होती है, लो, और होती है बच्चों इसमें ये वाली एक्सिस, इसको मैं I1 बोल रहा हूं, इसको मैं I2 बोल रहा हूं, इसको मैं I3 बोल रहा हूं, और एक होती है बच्चों यहां पे I4, ठीक है। I1, I2, I3, I4, ठीक है। अच्छा, स्फीयर के अंदर बच्चों ये और ये एक ही बात है, ये इसे I1 इसको बोल देते हैं I2, I1 I2, ये बच्चों हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये बच्चों सॉलिड स्फीयर, ठीक है। रिंग के लिए बच्चों जो I1 होता है ना, I1 दैट इज mr स्क्वायर, I2 जो होता है ना बच्चों दैट इज I2 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I3 जो होता है ना बच्चों ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, 3 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और I4 जो होता है ना mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर, I1 mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए, I2 mr स्क्वायर बाई 4, I3 mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर 5 mr स्क्वायर बाई 4, I5 मतलब I4 this प्लस this 3 mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस का mr स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा इसमें क्या होता है बच्चों, I1 जो होता है ना वो 2/3 mr स्क्वायर होता है हॉलो का, और I2 तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे तो 5/3 mr स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों I1 जो होता है ना वो 2/5 mr स्क्वायर होता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। फॉलो और इन सबके तो याद रखने ही रखने हैं कम से कम, ठीक है, इतने तो याद होने चाहिए बच्चों। अच्छा, एक होता है बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बच्चों जनरली सेंटर के लिए डिफाइन होता है, जैसे किसी ने बोला रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन दी रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट दी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, जो 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 रिंग की जो एक्चुअल एक्सिस है, मतलब ना रिंग की एक्सिस के अबाउट। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई और एक्सिस का अबाउट नहीं लिख सकते, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट दिस एक्सिस, तो वो अलग आएगा, लेकिन अगर नॉर्मली अगर बोला जाता है ना बच्चों, तो दैट इज द अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू m into k स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो k फॉर रिंग जो आता है ना बच्चों r के बराबर आ जाता है I1 के लिए, k फॉर डिस्क जो आता है ना बच्चों
r/√2 के बराबर आता है। k फॉर हॉलो स्फीयर जो होता है रूट के अंदर 2/3 r के बराबर आता है। k फॉर सॉलिड स्फीयर जो होता है ना बच्चों रूट के अंदर 2/5 इंटू r के बराबर आता है। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका होता है बच्चों? अगर देखो बच्चों इनको लिखा जाए ना k फॉर रिंग r, k फॉर डिस्क को क्या मैं मतलब r/√2 तो है ही वो, ठीक है। k फॉर हॉलो स्फीयर जो होता है ना बच्चों r/रूट के अंदर 1.5 लिख सकता हूं। k फॉर सॉलिड स्फीयर को बच्चों r/रूट के अंदर 2.5 लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा उसका k सबसे छोटा होगा, सबसे ज्यादा उसका है k। सेकंड नंबर में बच्चों इसका, थर्ड पे इसका, फिर इसका, ठीक है। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा के बच्चों रिंग के लिए होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन वाले जो तुम लोगों ने देखे होंगे ना वो इंक्लाइन से जो छोड़ते हैं वो वाले सारे केसेस, ये के का जो कंपैरिजन होता है ना बच्चों वो ये होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि के सर और किसी के लिए, किसी एक्सिस के लिए डिफाइन नहीं होगा, वो तो तुम्हें बच्चों अलग अलग एक्सिस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। के एम के स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिखना होता है तुम्हें, दैट्स ऑल। हाँ, वो उसमें नहीं जा रहे आज ना, आज हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, आई पता होना चाहिए बस ना। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ कैविटी, देखो भाई सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो खुद की एक्सिस का अबाउट तो बड़े आसानी से आ जाता है। अगर उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट पूछा है तो फिर तुम्हें वो इंटीग्रेशन वाला फंडा लगाना पड़ता है, याद होना चाहिए तुम्हें। थोड़ा सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। कोन के मैं नहीं कराऊंगा डेरिवेशन, ठीक है। कोन वाले अपने नोट्स में जाके रिवाइज कर लेना, लिख लेना कि कोन का मुझे खुद ही करना है रिवाइज, क्योंकि जो डेरिवेशन दे रखा है। अच्छा, 11th वाले बच्चों को मुझे याद आया कि 11th वाले बच्चों में लास्ट में जाके ना लास्ट स्टेप में कुछ गलती हो गई थी, एक बच्चे ने उसको पॉइंट आउट भी किया था, मैंने बताया भी था। तो 11th के वाले नोट्स जो है ना बच्चों एक बार चेक कर लेना, कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर का बच्चों मास एम, लेंथ एल दे रखी है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, सॉलिड या हॉलो हो। उसमें बच्चों दो तरीके की एक्सेस होती है, एक तो बच्चों ये वाली एक्सेस जिसको इसकी खुद की एक्सेस बोला जाता है बच्चों, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा, उसका तो बच्चों तुम्हें पता है कि सब सॉलिड का क्या होता है, इट्स ओन एक्सेस, अबाउट इट्स ओन एक्सेस। और ये बच्चों दूसरी एक्सेस है जिसको ट्रांसवर्स एक्सेस बोला जाता है, आई टी, और इसे बोलते हैं आई ए। आई ए तो बच्चों तुम्हें पता है कि सॉलिड और हॉलो के लिए, फॉर हॉलो सिलेंडर ये तो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों, ने इसको कंप्रेस कर देते हैं। आई ए फॉर सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है, डिस्क बन जाती है। लेकिन आई टी पता करने के लिए बच्चों अपन को क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट लेना पड़ता है और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ता है डीएम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये किसके अबाउट है, ये किसका है, हॉलो का। इफ दिस इज हॉलो तो ये आएगा डीएम, इसे बोलते हैं डीआई अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब ये जो थोड़ा सा एक एलिमेंट लिया है ना आपने, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहाँ पे। तो इस एलिमेंट का इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अब इसको बच्चों पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं एक्स डिस्टेंस, तो डीआई अबाउट जो एक्सिस आता है ना बच्चों वो डीएम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का डीएम का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दो, आई अबाउट एक्सिस आ जाएगा। आई अबाउट एक्सिस एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस का डीएम एक्स का स्क्वायर, डीएम आएगा बच्चों एम अपॉन एल, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आता है हॉलो के लिए, हॉलो आई, अब एक्चुअली ना एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस, आई ट्रांसवर्स फॉर द सॉलिड एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस का एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर आपको सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का आउट लिखना है, देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि डिस्क का प्लस रॉड का, ऐसा लगा दिया है, रॉड प्लस रिंग मिड, यस यस यस, ऐसे करके याद रख लेते हैं बच्चे ना इसको। ये बच्चों सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आता है बच्चों कैविटी केसेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ कैविटी केसेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन कैविटी केसेस, तो कैविटी वाले केसेस में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, इसमें बच्चों तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट दिस एक्सिस। इसकी रेडियस बच्चों अपन को दे रखी है आर के बराबर, और इसकी रेडियस बच्चों आर बाई 2 के बराबर दे रखी है। सॉलिड स्फीयर ऑफ टोटल मास कैपिटल एम बिफोर कैविटी, ठीक है। कैविटी के पहले बच्चों इसका मास कैपिटल एम था। अब तुम्हें बच्चों किसी ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, मान लो किसी भी एक्सिस का आउट पूछ लिया, सपोज करो तुम्हें इस वाली एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने पूछ लिया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस।
ठीक है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर किसी ने पूछ लिया, दिस इज द कैविटी, क्या करूंगा मैं, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख के उस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस माइनस कर दूंगा। अब मुझे कोई बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का कैसे लिखेंगे, इसके अबाउट फाइंड आई ड्यू टू रिमेनिंग। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों, टोटल एम मास जो है ना वो 4/3 पाई आर क्यूब एरिया का था, मतलब वॉल्यूम का था। इसका जो मास एम है, अच्छा उसका कितना होगा बच्चों, m/8। ये कैविटी का मास है, ठीक है, कैविटी मास, ठीक है। तो कैविटी का मास बच्चों m/8 के बराबर है और उसका मास पूरे का मास बच्चों कैपिटल M के बराबर है। अब बच्चों तुम्हें यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो आप लिखना बच्चों, पहले तो लिखना I ड्यू टू कंप्लीट। कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों, 2/5 mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी प्लस mr का स्क्वायर, ये कंप्लीट का आएगा। I ड्यू टू रिमूव्ड, तो पहले खुद के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का अबाउट, देन उसको मूव कराएंगे। तो 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर प्लस m/8 और ये डिस्टेंस होगी बच्चों 3r/2 के बराबर। तो mr² डिवाइड बाई 80 प्लस 9mr² डिवाइड बाई 32। तो आई कंप्लीट, तो आई जो होगा ना बच्चों, आई कंप्लीट माइनस ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कैविटी वाले केसेस में। उसके खुद के सेंटर ऑफ मास का अबाउट लिखना है, फिर सेंटर ऑफ मास से यहां पे लेके जाके शिफ्ट करना है। तो देखो 2/5 m/8 r/2 का स्क्वायर, फिर मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट कराया। लिखो जल्दी से। तो बच्चों अब मूव करते हैं अपन टॉर्क वाले केसेस में ना, टॉर्क, और फिर टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाना अबाउट इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। थ्योरम ही सेंटर ऑफ मास में लगती है। हाँ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाने के बाद भाई देख सुन ऐसे सोच, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है पूरे स्फीयर का अबाउट दिस, तो इसके सेंटर के अबाउट पता किया, फिर इधर कर लिया। अब मुझे इसका पता करना है इसके अबाउट, तो क्या प्रॉब्लम है, वही तो सेम सेम फंडा लगेगा। हो गया भाई, लिख लिया, डन। खो गया था मैं, वापस आ गया। आज तो बहुत हैवी हैवी नहीं बढ़ा दिया है? पूरा रोटेशन का चूरमा बना के डाल दिया अपन ने। अभी टॉर्क और पढ़ लो तुम लोग ना, टॉर्क पढ़ने के बाद ना तुम एकदम प्रो हो जाओगे। चलो भाई टॉर्क पे आ जाते हैं अब। असल में मतलब जो कहते हैं ना उसको वन शॉट, ये होता है वन शॉट। अब पहले मुझे बड़ा रिग्रेट होता था कि मैंने यार पूरा नहीं पढ़ा है। मैं सोचता हूँ वन शॉट का मतलब ही होता है पूरा थोड़ी पढ़ाना होता है, फिर वन शॉट थोड़ी हुआ, फिर तो फुल शॉट हुआ। तो फुल शॉट थोड़ी जाना है अपन को जाना वन शॉट, ठीक है। तो आ जाओ भाई टॉर्क। देखो भाई टॉर्क जो है ना, वैसे तो किसी पॉइंट, मतलब पहले तो अबाउट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं, फिर अबाउट एन एक्सिस डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ पॉइंट की कहानी क्या है, ठीक है। अब जैसे बच्चों मान लो कोई पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया बच्चों। तो आपने कहा कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो फोर्स बच्चों लग कहां रहा है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, और ये बच्चों आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ए पॉइंट है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है बच्चों। ओ इज द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। अच्छा ए होता है बच्चों, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो टॉर्क को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज गिवन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर जो होता है ना बच्चों, यहां पे ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओ, बच्चों इसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा अगर इस आर वेक्टर को टेल टू टेल रखा जाए तो ये एंगल थीटा होता है बच्चों। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आता है ना वो आर इंटू एफ साइन थीटा के बराबर आता है। इसको बच्चों दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख दिया जाता है कि ये जो पॉइंट, ये जो फोर्स है ना, अगर इसकी लाइन को अगर आप बढ़ा दो तो इस पे आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, इसे बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। अगर आप इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू देखोगे ना बच्चों, तो आर साइन थीटा के बराबर आएगी। तो टॉर्क अबाउट ओ का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो आर परपेंडिकुलर
इंटू एफ के बराबर होता है, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर के बराबर होता है। व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर? एफ परपेंडिकुलर इज दिस। देखो एफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला भी थीटा होगा। आर परपेंडिकुलर क्या आएगा? आर साइन थीटा। सो ये टॉर्क आया था ना आर एफ साइन थीटा, इसको लिख सकते हो आर इंटू एफ साइन थीटा या फिर एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये दो तरीके होते हैं इसको टॉर्क को पता करने के। या तो आप आर वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट कर लो, तो फोर्स का कंपोनेंट इंटू आर, या फिर बच्चों आप आर का मतलब फोर्स वाली लाइन को बढ़ा के आर परपेंडिकुलर कर लो। ठीक है, ये होता है बच्चों टॉर्क लिखने का तरीका। अब ध्यान से सुनना, ये आएगा बच्चों एक वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा जिसमें टॉर्क एक आई कैप भी आएगा, जिसमें टॉर्क वाई डायरेक्शन में भी आएगा, टॉर्क जेड डायरेक्शन में भी आएगा। तो इसको बोलते हैं टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो मान लो ओ वाले पॉइंट पे तुमने क्या बना दिया? एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया और एक जेड एक्सिस बना दिया, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो बच्चों कोई भी पॉइंट का अबाउट टॉर्क तुमने जो कैलकुलेट किया ना बच्चों, ऐसा हो सकता है ना कि टॉर्क भी आई कैप जे कैप और के कैप टाइप से आ जाए। तो आप उसको बोलोगे कि ये वाला टॉर्क जो है इस एक्सिस के अबाउट है, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट है, ये वाला। सो पॉइंट पे पता करो और बच्चों उसके एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर लो। तो उसके जो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहे होते हैं वो टॉर्क अबाउट एक्सिस कहलाता है। अच्छा, टॉर्क अबाउट एक्सिस में बच्चों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। कभी भी फोर्स किसी एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो बच्चों उस एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क का कंपोनेंट जीरो आएगा। जैसे इसमें बच्चों टॉर्क क्या आएगा? आर वेक्टर इधर, एफ वेक्टर इधर, तो आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ आएगा टॉर्क, तो इसका टॉर्क बच्चों नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो टॉर्क का जेड कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? जीरो। वाई कंपोनेंट क्या आएगा? जीरो, क्योंकि नेट टॉर्क जो आ रहा है ना वो अंदर आ रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट आएगा ही नहीं, वाई कंपोनेंट आएगा नहीं। देखो ये फोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल था इसलिए एक्स डायरेक्शन में इसका टॉर्क आया ही नहीं। ये फोर्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था बच्चों, इसलिए वाई डायरेक्शन में टॉर्क आया ही नहीं इसका। जेड को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा था और ना ही जेड को मतलब कट कर रहा था। लेकिन तुम देख रहे हो जेड एक्सिस कैसे बच्चों? बाहर की तरफ, और इस फोर्स वाली लाइन को तुमने ऐसे बढ़ाया तो टॉर्क आया बच्चों वो जो जेड एक्सिस। अब देखो दो लाइन हो गई, फोर्स वाली लाइन और जेड एक्सिस। तो तुम देख रहे हो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, विच इज दिस डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क आया बच्चों एफ इंटू दिस मिनिमम डिस्टेंस। तो बच्चों जब भी लाइन ऐसी होंगी ना स्क्यू लाइन, तो टॉर्क बच्चों उनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस इंटू फोर्स के बराबर आया करेगा। सो अब थोड़ा सा बच्चों इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस is zero if force is parallel to that axis, force intersect। ठीक है, दो काम के होंगे ना बच्चों, तो टॉर्क जीरो आएगा किसी भी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो इफ फोर्स इज पैरेलल टू दैट एक्सिस, फोर्स लाइन इंटरसेक्ट एक्सिस। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लो फोर्स और एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है बट दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जैसे मान लो फोर्स इधर की तरफ लगाए और जिस एक्सिस का पता करो वो ऐसे है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस एक्सिस का जीरो हो जाएगा। तो स्क्रू लाइन जो होती है तो इनका टॉर्क बच्चे पता क्या होगा? एफ इंटू दिस मिनिमम डिस्टेंस जो यहां पे आ रही है ना, मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये वाली, ये होगा बच्चों टॉर्क एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है केस, ये ऐसे क्या करोगे? तो मैं इसमें ये बोलूंगा बच्चे एक काम करना, फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेना, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से तो आएगा नहीं टॉर्क, जो परपेंडिकुलर किया ना, अब ये परपेंडिकुलर हो गए नहीं हो गए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू दिस विल बी द टॉर्क। ठीक है भाई। सो टॉर्क जो होगा ना बच्चों एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, इसको लीवर आर्म बोलते हैं बच्चों ना, कुछ ऐसे करके। पर तुम समझ गए ना क्या है ये? दोनों स्क्यू लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। इसका बच्चों एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें ना, जैसे क्वेश्चन में कर लेते हैं। एक मासलेस रॉड है बच्चों, तुमने यहां पे एक पार्टिकल अटैच कर दिया और ये तो मासलेस है, तो तुम्हें टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस लिखना है। तुम एक्सिस समझ गए बच्चों? ऐसे अंदर की तरफ, तो
ऑब्वियसली बात है, इस पे mg लग रहा होगा। तो तुम देख रहे हो बच्चों, ये एक्सिस अंदर, mg इधर, तो दे आर बोथ परपेंडिकुलर, mg और ये, ठीक है। अच्छा एक फोर्स और लगा देते हैं इधर ना, mg का, मान लो ऐसे लगा दिया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। अब बताओ बच्चों इस पे टॉर्क कितना आएगा, नेट टॉर्क। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा ना बच्चों, दैट विल बी mg into l। और ये बच्चों टॉर्क पता है किधर की तरफ आएगा, आर वेक्टर इधर ऐसे, mg नीचे घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे ना, ऐसे एक्सिस पर अंदर की तरफ। अंदर के लिए ये वाला साइन यूज कर लो या नेगेटिव साइन यूज कर लो। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव आएगा। टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अगर मुझे लिखना है उसका, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, मैं इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट कर डालूं, mg cos 37 मतलब 4mg by 5, 3mg डिवाइड बाई 5। तो टॉर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा ना बच्चों, बाहर की तरफ आएगा, और इसका नहीं आएगा, ये तो एक्सेस से पास हो गया, ये है परपेंडिकुलर। और देखो परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन बनी ना दोबारा, तो 3mg डिवाइड बाई 5, तो नेट टॉर्क अबाउट एक्सेस जो आएगा ना बच्चों, दिस माइनस का 2mg l डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सेस, अल्फा आ जाएगा बच्चों यहाँ से तुम्हारे पास ना, अल्फा। इस रॉड का अल्फा पता कर लो। अल्फा पता करते ही बच्चों किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा हो बता दोगे, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा ओमेगा भी है नहीं इसका, तो कोई लफड़ा नहीं बच्चों। कोई भी रॉड होती है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये और देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड ये लिखा जाता है बच्चों, हाफ m इंटू वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये CTRM वाला भी हो गया केस। एंगुलर मोमेंटम L ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O प्लस L अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों ना, L ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O प्लस L अबाउट सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दिस, एंगुलर मोमेंटम इस लिख लेंगे, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज m RCM क्रॉस VCM प्लस का ICM इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों। अब जो मेन रह गया ना बच्चों, वो रह गया हमारा CTRM, और थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, सो विच इज द पार्ट 2, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। 1 घंटा 15 मिनट हो गए। तो रोटेशन का रिवीजन बच्चों कम से कम 2 क्लास में तो लगता है, लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो आपको अगला वाला समझ में आएगा।